हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना बायोलॉजी का दूसरा महा क्लास वन शॉट होने वाला मेरे भाई। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो हम पहला चैप्टर डिटेल में बना चुके हैं सर, ठीक है। आज ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन जिन लोगों के पेपर हाफ ईयरली आने वाले हैं इस बात की गारंटी है मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र मौज काट दोगे पेपर के अंदर। एक एक करके हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं ये है क्या खेल मेरे भाई, ठीक है। तो जीव जगत का वर्गीकरण, अब हम लोग किस तरीके से जीव जगत का वर्गीकरण करने वाले हैं, किस तरीके से चीजें होंगी, 1 to 1 आपको समझाते हैं। देखो भाई होता क्या, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा वर्गीकरण करते क्यों हैं। तो मेरे भाई वर्गीकरण करते हैं इसलिए ताकि हम लोग डिटेल में चीजों को पढ़ पाएं। जैसे क्लासिफिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है आवर्त सारणी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लास के अंदर भी होते हैं, लोग कहते हैं कि ये अच्छे बच्चे हैं, ये घिनौने हैं, ये कालिए हैं, ये गोरे हैं, इस तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से चीजें होती है, तो क्लासिफिकेशन लोग कर देते हैं। अभी हम लोगों ने पुरानी कास्ट सिस्टम में लोगों को बांट रखा कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये बैच, हम नहीं मानते हैं, लेकिन लोगों ने तो क्लासीफाई कर रखा है ना। उसके बाद ये मिडिल क्लास हैं, ये लोअर मिडिल क्लास हैं, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, क्लासीफाई लोग करते हैं हर जगह। क्यों? ताकि डिटेल एनालिसिस हो पाए चीजों के बारे में। तो एक आदमी था आर.एस. द्वितीकर ने जीवधारियों को कोशिका तथा शरीर की संरचना के आधार पर 5 जगत में बांट दिया। आर.एस. जो द्वितीकर है, इन्होंने क्या किया कि भैया कोशिका का स्ट्रक्चर देख ले रहा है, कोशिका की संरचना देख ले रहा है, और 5 तरीकों से इन्होंने बांट दिया मेरे भाई। जब 5 तरीकों से बांट दिया तो क्या हुआ देखना भाई। सबसे पहला तरीका था जगत मोनेरा, यानी जो सबसे पहला संघ एक तरीके से आप कह सकते हो, जो इन्होंने बांटा हुआ है कितने में, 5 जगतों में विभाजित करा। तो जो पहला जगत है उसका नाम है मोनेरा। देखो भाई अब एक चीज समझ लो, आप अभी अभी हाई स्कूल पास होके आए हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम रट्टू तोता बन जाएंगे, रट लेंगे, तो नहीं रट पाओगे। तो आपको करना क्या, जैसे जगत मोनेरा है तो अब इसके यहाँ पे हमने कुछ लक्षण लिख रखे हैं, इनके लक्षणों को कोशिश करो कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट बनाने की। मोनेरा लिख दिया, मोनेरा के आगे लिख दिया एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, आसम केंद्रीय होते हैं, कोशिका युक्त होते हैं, सरल होते हैं। उदाहरण साइनोबैक्टीरिया है, जीवाणु है, माइक्रोप्लास्ट है, इस तरीके की चीजें हैं। तो शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे बहुत ही कायदे से लिख पाओगे। इसकी पीडीएफ आपको यहीं टेलीग्राम पे आप जाके बी डिकेडन 11th एंड 12th सर्च कर लेना, मिल जाएगी मेरे भाई, डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो जरा देखना क्या है, इनमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको पता है कोशिकाएं 2 तरीके की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जो सिंगल मतलब एक कोशिकीय होती हैं, ये सूक्ष्मदर्शीय, ठीक है, यानी बहुत छोटे होते हैं, आसम केंद्रीय, यानी इनके केंद्रों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, कोशिका युक्त तथा अत्यंत सरल होते हैं, बहुत ही आसानी से मतलब स्टडी करी जा सकती है। इसमें कौन कौन आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, जीवाणु आ जाता है, माइक्रोप्लांट आ जाता है। इनके 2 प्रभाव, इन्हें भी 2 प्रभावों में वर्गीकृत कर दिया गया। यानी ये जो अपना जगत मोनेरा है इसे भी 2 प्रभावों में हमने वर्गीकृत कर दिया। पहला कौन सा हो गया, आर्कियोबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया हो गया। आर्कियोबैक्टीरिया क्या हो गया, इनकी कोशिका भित्ति को संरचना अन्य जीवाणुओं से भिन्न होती है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखती है। एक चीज हमेशा रखना, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां। हमेशा संघर्ष सबकी जीवन में रहेगा, जो संघर्ष से लड़ेगा वो राजा बनेगा। जैसे राम प्रभु अपने पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे, आखिरी में भगवान राम कहलाए, राजा कहलाए। तो संघर्ष सबकी जिंदगी में आएगा, जो जीतेगा वो राजा बनेगा भाई, सीधी सी बात है। तो इनकी कोशिका भित्ति का यानी प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जो इनकी कोशिका भित्ति है वो अन्य जीवाणुओं की तरह नहीं होती हैं। और इनकी कोशिका भित्ति मतलब क्या होता है, एक तरीके से कहते हैं लेयर, झिल्ली जो होती है वो इसे जीवित रख पाती है। यू बैक्टीरिया में क्या होता है, इन जीवाणुओं में कठोर कोशिका भित्ति तथा कशाप उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत प्रकाश स्वपोषी परपोषी जीवाणुओं को रखा जाता है। जितने भी स्वपोषी परपोषी जीवाणु वगैरह होते हैं वो सब इस संघ के इस हिस्से में आ जाते हैं। फिर एक होता है साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल। ये क्या होते हैं भाई, ये खूब पूछे जाते हैं पेपर में, नीले हरे शैवाल क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ये ग्राम ऋणात्मक, ये 2 चीजें होंगी, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। ठीक है, आगे चल के इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये लोग होते हैं ग्राम ऋणात्मक एवं प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी आपने पढ़ रखा कि भैया प्रकाश से क्रिया कर लेंगे, भोजन अपना बना लेंगे। प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं, इनमें संचित भोजन साइनोफाइनस के रूप में पाया जाता है। अब देखो मेरे भाई, यहां पर आपको छोटी छोटी शब्द हैं, साइनोफाइनस, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो इस तरीके की, अब आपका तो शब्द कठिन है, ये कठिन नहीं है। साइनोफाइनस के रूप में पाया जाता है भोजन। इनमें से
कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी भाग ले लेते हैं, यानी नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है उसमें भी भाग ले लेते हैं, जैसे एनाबीना होता है, आसिलेटोरिया होता है, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं सर। ठीक, तो पहला अपना जो जगत है वो क्या है, मोनेरा जगत है। उसके अंतर्गत ये सारे के सारे आ रहे हैं, जैसे माइक्रोप्लाज्मा है, ये भी इसी में आ जाता है। माइक्रोप्लाज्मा की कुछ विशेषताएं लिख दी, यह सबसे सरल तथा सबसे सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव होता है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी झिल्ली नहीं होती, जो O2 के बिना भी जिंदा रह सकता है। इसे ऑक्सीजन मिले ना मिले तब भी ये जिंदा रह सकता है मेरे भाई। ठीक है, ये रोगजनक जीव होते हैं, इन्हें प्लूरोनिमोनिया लाइक इस तरीके की चीजें जो है, अब जरा ध्यान से समझना हो क्या रहा है। आप देखो, अब इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हो, आप ये बात मान के चलो। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, जगत मोनेरा के बारे में 2-3 चीजें पढ़ ली, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें 2-4 चीजें आपने पढ़ ली। उसके अंदर कौन कौन से, मान लिया उसने पूछा माइक्रो जो प्लाज्मा है वो किस जगत के अंतर्गत आता है, तो मोनेरा के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा इसके लक्षण क्या है, तो इसके बारे में 1-2 लक्षण याद कर लो मेरे भाई अपने हिसाब से, कि सरल जीव होता है, सरल नहीं समझ में आया तब भी लिख दो, सरल सब में होता है, ठीक है, ज्यादातर जीव सरल ही होते हैं। सरल जीव होता है, सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती है, O2 के बिना जिंदा रह सकते हैं, रोगजनक जीव होते हैं। एक बार देख लोगे बहुत आराम से कर लोगे मेरे भाई। ये देखने में चीजें बड़ी लग सकती हैं लेकिन बिल्कुल आसान है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है अपना वो है जगत प्रोटिस्टा जगत है। ठीक है, तो पहला मोनेरा हो गया। मोनेरा को एक पेज पे बनाओ बढ़िया करके डिजाइन, खास करके जो लड़कियां हैं यहाँ पे भी कमेंट करके बताना, और बढ़िया करके डिजाइन बनाओ, उसमें लिखो मोनेरा जगत, उसके अंतर्गत जे माइक्रो प्लाज्मा सब आ रहा है, बनाओ डिजाइन बेहतरीन, क्या दिक्कत है मेरे भाई। जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा क्या होता है, इसके अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एकल आते हैं मेरे भाई। उसमें प्रोकैरियोटिक वाले थे, इसमें यूकैरियोटिक एकल व जलीय सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे युगलीना इसमें आ जाता है। इस जगत को 3 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन सा समूह है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट हो गया, उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट हो गया, और प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट हो गया। तो पहला मोनेरा हो गया, दूसरा प्रोटिस्टा हो गया। धीरे धीरे करके आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में इकट्ठी करते रहना है। तीसरा फंजाई जगत हो गया। फंजाई में कौन आ गए, ये सारे एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय या विषम कोशी जीव होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती, काइटिन की बनी होती है। जैसे इसमें कौन आ जाता है, पेनिसिलियम आ जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद जगत प्लांटी आ गया। तो ये जितने 5 जगत में बांटा है, पांचों के बारे में मेरे भाई सरल भाषा में एक बेसिक जानकारी इकट्ठी कर लो। अंदर की बात बताएं, जो आपके स्कूल वाले चेक कर रहे हैं वो भी इतना ध्यान से नहीं देखेंगे, उन्हें आता नहीं आता वो बात की बात है, इतना टाइम नहीं होता मेरे भाई। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अब तो हम कॉपी नहीं चेक करते हैं यहाँ पे, लेकिन रियलिटी ये हमने कम से कम नहीं कहते हैं डेली की 2-2, 300 कॉपियां चेक करते थे। एक टाइम ये था क्योंकि लगातार टेस्ट होते थे, चट्टे लग जाते थे, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार कॉपियों के। और उसके बाद अब क्या है, अब लोगों को काम सौंप दिया है, जिसका काम है वो काम कॉपी चेक कर रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ें बैठ के। तो उससे रिलेटेड भी अगर लिखा हुआ है, रिलेवेंट भी है, दुनिया में जितनी चीज़ें चल रही हैं सब रिलेवेंट है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जो बात चीज़ें याद रखो, इससे रिलेटिव ये, इससे रिलेटिव ये। कहते नहीं एक नेता ने 7 मर्डर करे, एक ने 3 करा, तो 3 वाला अच्छा है। कैसे अच्छा हो गया, मर्डर तो उसने भी 3 करे, लेकिन आप रिलेवेंट वाला मामला ना कि भैया दोनों में विकल्प ही नहीं तो इसी को वोट दो, ये वाला मामला हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन आ जाते हैं, हरे शैवाल आ जाते हैं, भूरे शैवाल आ जाते हैं, लाल शैवाल आ जाते हैं, जिसे हम लोग सरल भाषा में काई कहते हैं। काई देखी घरों में लगी हुई, वो भी एक तरीके से फंजाई में ही आ जाती है। ठीक है, फंजाई जगत में ही आ जाती है, जगत प्लांटी में सर। ठीक है, तो जितने भी शैवाल हैं वो सब जगत प्लांटी में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जगत एनीमिलिया, ये भी कैसा है बताओ, इसे बहुकोशिकीय कहते हैं, उपभोक्ताओं का समूह भी कहते हैं। इसमें विषम पोषी जीव आ जाते हैं, जैसे स्पंज हो गया, कोरल हो गया, कृमि हो गया, कीट हो गया, घोंगे हो गए, मछलियां आ गई, सरीसृप जितने हो गए। सरीसृप समझते हो मेरे भाई, सरीसृप का मतलब होता है सांप वगैरह जितने हैं, पंछी जितने हैं, स्तनधारी में मनुष्य वगैरह हैं, ये सब जितने भी हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ गए। जैसे शेर है, मछली है, सांप है, ये सब इसी में आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो जंतु जगत का वर्गीकरण हुआ है वो 5 जगतों में हुआ है, और पांचों के बारे में आपको पढ़ लेना है। क्या क्या नाम है, पहले तो नाम बताओ मेरे भाई। पहले का सबसे जो इंपॉर्टेंट जगत है वो कौन सा है, मोनेरा जगत है। कौन सा है, मोनेरा है। दूसरा कौन सा है बताओ, जगत प्रोटिस्टा है। कौन सा है, प्रोटिस्टा है। तीसरा कौन सा, फंजाई है। चौथा कौन सा, प्लांटी है। और पांचवा कौन सा, एनीमेलिया है मेरे भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों जगतों के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें ही पढ़ लेना, लेकिन डिटेल में पढ़ना मेरे भाई। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि मामला गंभीर हो रहा है, पता ही नहीं है, इससे रिलेटेड सुना ही नहीं है, ऊपर लिखो आराम से, पांचों के नाम लिखो, याद करो, सुना लोगों, फंजाई प्लांटी, फंजाई प्लांटी, फंजाई प्लांटी, ऐसे बकते घूम रहे हैं। लोग कह रहे क्या बक रहे हो, अरे याद कर रहे हैं, फंजाई प्लांटी, फंजाई प्लांटी, फंजाई प्लांटी, ऐसे करके। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जीवाणु कोशिका क्या होता है। भाई ये जीवाणु कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, पेपर में आ सकता है।
क्या होता है जीवाणु कोशिका? सूक्ष्मदर्शीय एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों के समूह को जीवाणु कहते हैं। ये सरल प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। अब हेडिंग वाइज चीजें आ जाए तो काम और आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसमें सतह उपांग होते हैं, तो जाहिर सी बात की सतह पे कुछ अंग पाए जाते हैं, उन्हें फिम्बरी बोलते हैं मेरे भाई। तो जीवाणु कोशिका की सतह पर फिम्बरी पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका कला क्या होती है? यह कोशिका भित्ति के ठीक नीचे होती है। भित्ति मतलब लेयर टाइप, झिल्ली टाइप होती है, उसके ठीक नीचे कोशिका कला होती है जो 5 से 10 mm की होती है, इसे भी झिल्ली टाइप ही कह सकते हैं। कोशिका द्रव्य, जाहिर सी बात जो अंदर पूरा पदार्थ भरा हुआ है वो कोशिका द्रव्य है मेरे भाई। तो यह प्रोटीन, लिपिड, CO2 जल और खनिज पदार्थों का कोलाइड विलयन होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? ये डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोशिका द्रव्य में कुछ निश्चित स्थानों पर अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें मीसोसोम कहते हैं। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो मेरे भाई जीवाणु कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये जीवाणु कोशिका का हमने यहीं पर डायग्राम लगवा दिया ताकि आप देख पाओ। ये केंद्रक पदार्थ हो गया, इसलिए यहाँ पे कोशिका द्रव्य ये सब भरा हुआ है। फिलामेंट है तो तंतु बोल देंगे इसी को सर, ठीक है। कोशिका भित्ति ये झिल्ली हो गई सर, ये लिपिड कण हो गए, ग्लाइकोजन, आरएनए, राइबोसोम, इतना सब। अगर अब एक चीज और भी है सर जी, क्या इतना सब दिखाना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, इनमें से 4, 5, 6 चीजें आपने दिखा दी। एक परफेक्ट डायग्राम आपने 4, 5, 6 चीजें दिखा दी, लिख दिया, इसके बारे में काम चल जाएगा। तो जीवाणु कोशिका भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या होता है? आर्थिक मतलब पैसे के लेवल पे जीवाणु आपका कैसे मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो खेती में भैया बड़ा इस्तेमाल होता है। कैसे? कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, यानी फर्टिलाइजर का काम करते हैं। फर्टिलाइजेशन पावर को बढ़ाएंगे, खाद की तरह काम करेंगे। जब खाद की तरह काम करेंगे तो भैया बढ़िया अंधाधुंध खेती होगी, खेती अंधाधुंध होगी, पैसा अंधाधुंध। कहते नहीं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। डेयरी में इस्तेमाल होता है, तो दूध में मेरे भाई स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु दूध को खट्टा करके दही बना देते हैं, पनीर बना देते हैं। तो ये सब क्या है? जीवाणु ही। तो हम मान लिया तुम ये भूल गए लैक्टोबैसिलस एसिटी करके, कोई बात नहीं भाई, लिख दो कि जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या है? दूध से दही वगैरह बना रहे, डेयरी वगैरह में इस्तेमाल करा जाता है, खेती में उर्वरा शक्ति। अब जरूरी थोड़ी नाम याद करके रखो, याद कर लोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे कहते नहीं, अगर कुछ श्लोक के साथ, जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छी करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई? कुछ हिंट ले लो। अब लोग क्या, जैसे अभी हमने एक स्पीच कंपटीशन रखा था, तो उसमें लोग आए खर्रा ले आए रट के, अबे नहीं, 6-7 पॉइंट में अपनी स्पीच को तोड़ लो और पॉइंट वाइज बोलेंगे। पॉइंट याद है, उसके ऊपर अंधाधुंध बोल ले, क्या दिक्कत? लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है मेरे भाई, ठीक है। फिर है औद्योगिक महत्व, तो सिरका हो गया है, रेशे हो गए, शोधन हो गया, अल्कोहल शराब वगैरह हो गया, एसीटोन हो गई, एसीटोन नेल पॉलिश वगैरह बनती है, तंबाकू उद्योग हो गया, चाय उद्योग हो गया, इन सब में जीवाणुओं का बहुत इस्तेमाल करा जाता है। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, आप आराम से पढ़ना बैठ के। लेकिन ओवरऑल ये सारी चीजें बहुत काम की। जीवाणुओं की हानिकारक क्रियाएं भी हो सकती हैं, जैसे अगर ज्यादा हो जाए, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं मनुष्य में कुष्ठ रोग पैदा कर देते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, निमोनिया हो जाती है, टीबी हो जाती है, पौधों में नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, आलू का शल्य रोग हो जाता है, भूमि की उर्वरता कभी कभी कम हो जाती है अगर जीवाणु कायदे के ना हो, भोजन को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो जीवाणु सारे अच्छे नहीं होते हैं, आर्थिक महत्व तो है ही, लेकिन कुछ जीवाणु नुकसानदायक भी होते हैं। जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है? दो प्रकार से पोषण होता है, या तो स्वपोषी होगा, सब में पोषण ऐसे ही होता है, या तो स्वपोषी अपना भोजन खुद ही बना लेंगे, या फिर परपोषी होगा, किसी दूसरे पे निर्भर करेंगे मेरे भाई। तो ये जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु। परपोषी क्या होते हैं? अधिकतर जीवाणु पर्णहरिम नहीं पाया जाता और ये पादपों और जंतुओं से अपना भोजन बनाते हैं। हम लोग भी कौन है? परपोषी हैं भाई, दूसरे पे जिंदा खुद अपना भोजन थोड़ी बना पाते हैं। हाँ, वो अलग बात है, बाल अगर हरे होते, इस तरीके का कोई स्टाइल होता भैया, तो हो सकता है धूप में टहलते प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाती, बन जाता खाना। नॉर्मली मेरे भाई कोई भी खाना ना हम लोग नहीं बना पाते, तो परपोषी है। ये 3 तरीके के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। परजीवी दूसरे जीव को खा के काम चला रहा है, मृतोपजीवी जो मरे पड़े हैं उन्हें खा के काम चला रहा है, सहजीवी जो साथ वाले हैं उन्हीं को खा जा रहे हैं मेरे भाइयों, काम चला रहे हैं, एक दूसरे से काम चला रहे हैं सर, ठीक है। फिर आ जाता है विषाणु। विषाणु भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भैया, जीवाणु, विषाणु, ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं, किसी को भी आप नहीं छोड़ सकते हो, सब इंपॉर्टेंट है। तो विषाणु की संरचना क्या है? अगर संरचना थोड़ा सा दिखा दे, देखो इस तरीके की होती है, एक शीर्ष होता है, पूंछ होती है, तो यही सब एक आवरण यानी कवर होता है, तो इसी तरीके लिख देना है। सूक्ष्मदर्शी आकोशिकीय संक्रमित कण होते हैं, इनमें केंद्र में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इनके सेंटर में डीएनए आरएनए होता है, जिनके चारों ओर प्रोटीन का पूरा एक आवरण यानी कवच बना होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। जंतु विषाणुओं में
में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है तथा पादप विषाणुओं में सिर्फ आरएनए पाया जाता है, पौधों वाले विषाणुओं में डीएनए नहीं पाया जाता है। इनकी संरचना शीर्ष तथा एक कुंडलित पुच्छ से बनी होती है, जबकि बीच में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का आवरण यानी कवर होता है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ, बीच में क्या होगा, पूरा एक आवरण होगा। ये देखो, तो इस तरीके से बीच में क्या है, ये आवरण है, पीछे इसी को क्या बोल दे रहा है, पूंछ बोल दे रहा है, और ये क्या है, डीएनए अंदर भरा हुआ, ये क्या है, इसकी शीर्ष यानी इसका हेड यानी खोपड़ी है मेरे भाई। तो इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। यह है विषाणु की संरचना। विषाणु के सजीव लक्षण क्या होते हैं, तो इनका निश्चित आकार होता है। जितने भी विषाणु एक सर्टेन आकार होगा, हम लोग हैं, हमारा आकार है ना मेरे भाई, तो एक आकार होता है। इनमें डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं, डीएनए या आरएनए पाया जा सकता है, ठीक है। यह शरीर में रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। विषाणु के सजीव लक्षण क्या है, 2 बार लग गया है, सटीक की बात है। विषाणु में निर्जीव लक्षण क्या होते हैं, केवल जीवित कोशिकाओं में सक्रिय हो सकते हैं, मरे हुए हैं तो इनका कुछ काम नहीं, यानी कह सकते हैं कि कोशिका जिंदा तो ये भी काम चला रहे हैं अपना, नहीं है तो ये भी खत्म चल रहा है, तो निर्जीव वाली हरकतें हैं ये। तो इनका संगठन कोशिकाओं जैसा नहीं होता है, अगर सजीव हो तो कोशिका जैसे नजर आओ। क्रिस्टलीकरण द्वारा एकत्रित विषाणुओं को रेत, नमक आदि की बात की बोतलों में भर के रख सकते हैं, जैसे रेत को भर सकते हैं, नमक को भर के रख सकते हैं, वैसे भैया विषाणुओं को भी भर के रख सकते हैं। तो भर के रख सकते हैं तो निर्जीव वाली हरकतें कर रहे हैं। विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, आकार में जीवाणु से भी छोटे होते हैं ये, ठीक है। इनका क्रिस्टलीकरण संभव है, क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं इन्हें। अंतराकोशिकीय परजीवी होते हैं। विषाणु जीवाणु में अंतर पेपर में खूब पूछा जाता है, वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया है जो आपके काम में आएगा। अंतर की बात करें तो ये 10 से 300 mm होते हैं, वो 2 से 10 mm होते हैं। निर्जीव व सजीव के बीच की इन्हें कड़ी माना जाता है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, विषाणु को माना जाता है। प्राचीन जीव जगत के सदस्य होते हैं, ठीक है। शरीर में कोशिकीय संरचना नहीं होती है, इनमें शरीर में कोशिकीय संरचना होती है। कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति होती है। ये परजीवी होते हैं, यह स्वपोषी या परपोषी हो सकते हैं, ठीक है। विषाणु और वायराइड्स में अंतर है, जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, विषाणु और वायराइड्स में अंतर, ये भी आप पढ़ लेना। इनकी खोज इवानोव्स्की ने करी, इसकी खोज टीओ डाइनर ने करी। ये आकोशिकीय होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, इनमें डीएनए आरएनए होता है, इनमें केवल आरएनए होता है। इनमें मेरे भाई पूरा एक प्रोटीन पाई जाती है, इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता। तो थोड़े थोड़े अंतर है, पहले तो पीडीएफ के चक्कर में तो पढ़ो, लेकिन इन्हें अपनी फेयर कॉपी पे लिखो कायदे से, और फेयर कॉपी पे लिखने के बाद फिर इन्हें याद करो बैठ के, तो अच्छे से याद हो जाएंगे। विषाणुओं का आर्थिक महत्व कहाँ इस्तेमाल में आ सकते हैं, तो इस्तेमाल में भी आ सकते हैं। जैसे कुछ रोग होते हैं, जैसे एक रोग है एल्जाइमर्स, एक रोग है पार्किंस, इन सब में विषाणु का इस्तेमाल करा जा सकता है। गुणसूत्रों की संरचना है, न्यूक्लिक अम्ल हो गए, द्विगुणन में एंजाइम होगा, इन सब में संबंध के लिए विषाणुओं का इस्तेमाल करा जाता है मेरे भाई। राइबोसोम्स क्या होते हैं, सभी को पता है राइबोसोम्स क्या होते हैं, बताओ। जैसे हम लोगों ने जान रखा है कि हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये कोशिका द्रव्य और अंतःप्रदब्बी जालिका पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। इनका आकार 25 से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो Mg डबल पॉजिटिव द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसके छोटे भाग के शीर्ष और बड़े भाग के आधार कहते हैं। इसमें 60% प्रोटीन होती है, 40% आरएनए होता है, यानी ये भी कुछ कुछ जो है उसी की तरह दिखाई देता है कि एक शीर्ष है, एक आधार है, प्रोटीन भरा हुआ है और साथ ही साथ इसमें क्या भरा हुआ है, आरएनए भरा हुआ है। शैवाल पुष्पन क्या होता है, लाल तरंगे क्या होती हैं मेरे भाई। जब शैवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, देखो भैया फसलों को उगाते समय किसान नाइट्रोजन उर्वरक का खेतों में प्रयोग करते हैं, जो वर्षा के जल के साथ बहकर जलाशयों में चला जाता है। और जब मेरे भाई जलाशयों में चला जाता है, जलाशय मतलब तालाब वगैरह में चला जाता है, तो एकत्र हो जाता है। ऐसे जलाशयों में शैवालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखा शैवाल समझ तो काई टाइप होती नहीं, पूरा हरे हरे तालाब हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शैवाल पुष्पन कहते हैं, ठीक है। लाल तरंगे क्या होती हैं, जो लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, ठीक है, अधिकतर बड़ी संख्या में वृद्धि करते हैं, इससे संख्या में विस्फोट कहते हैं, इनका मान बढ़ता जाता है। इस कारण समुद्र का जल लाल दिखाई देने लगता है, तो इसे लाल तरंगे कह देते हैं। तो यानी 2 बातें यहाँ पे, शैवाल पुष्पन, लाल तरंगे। जब हरा हरा दिखने लगे तो मेरे भाई उसे शैवाल पुष्पन कह देंगे, और जब लाल लाल दिखने लगे अंधाधुंध तो उसे लाल तरंगे कह देते हैं। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं मेरे भाई, जैसे अगर हम आपसे कहते हैं लाइकिन, खाने योग्य कौन से मेरे भाई पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से, जैसे क्लेबेरिया है, हेलबेला, ये सब सामान्य कवक हैं जो खाने योग्य हैं, ठीक है। लाइकेन के बारे में थोड़ा बता दिया, लाइकेन सहजीवी पौधे होते हैं, जो शैवाल और कवक का भाग कवकांश कहलाता है। आर्थिक महत्व क्या होता है, भोजन और चारे के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। लाइकेन का अल्कोहल बनाने में होता है, टैनिन व रंग बनाने में होता है, इत्र यानी सेंट वगैरह बनाने होता है, दवा के रूप में होता है। एक कोशिकीय या युगलीना क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप इकट्ठी कर लेना। युगलीना के जंतु समान लक्षण दिखाते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। शरीर के चारों तरफ पेलिकल का आवरण होता है, जो शरीर को लचीला बनाता है। जब प्रकाश नहीं होता है तो ये विषम
लैंगिक जो पोषण है उसे दर्शाते हैं, विषम पोषक पोषण दिखाते हैं सर, ठीक है। यानी नहीं भी हो तब भी इनका काम चल जाता है, प्रकाश है तो चल ही रहा, नहीं भी है तो ये अपना काम चला लेते हैं। ये युगलीना का चित्र बना हुआ, इतना नहीं पढ़ना, मान लिया 2-3 इनके बारे में आपने लक्षण पढ़ लिए, काम चल गया था, ठीक है। चित्र की प्रैक्टिस कर लोगे बहुत अच्छा है, बनाओगे, क्योंकि बायोलॉजी में चित्र का ही खेल होता है भाई। लाल और हरे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी जो पेन का इस्तेमाल करो, बढ़िया बढ़िया चित्र बनाओ। लड़कियां जो है बढ़िया बढ़िया चित्र बनाओ, बेहतरीन नंबर मिलते हैं। कम लिखोगे, चित्र अच्छा बनाओगे तब भी मिल जाएंगे सर, ठीक है। ईस्ट कोशिका क्या होती है, सभी को पता है ईस्ट के बारे में कि ईस्ट का काम क्या है भाई। एक तरीका का देखा जाए तो इसका काम, जैसे ब्रेड बनता है ईस्ट का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। किण्वन क्रिया का होती है ईस्ट से ही तो होती है, फर्मेंटेशन का होता है ईस्ट से ही तो होता है। तो ईस्ट का वर्गीकरण आपको पता है, इसका जगत पादप होता है, उपजगत थैलोफाइटा होता है, ठीक है। उसके बाद संघ इसका यूमा इकोफाइटा होता है, वर्ग लिखा हुआ एस्कोमाइसिटीज होता है, इसे एक बार आप पढ़ लेना सर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ईस्ट कोशिका का चित्र बना हुआ है। आखिरी में ईस्ट का आर्थिक महत्व अभी हमने बताया, देखिए बेकरी उद्योग हो गया, ब्रेड हो गया, इस सबको बनाने में, एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में होता है। कवकों का आर्थिक महत्व क्या है, कवकों का आर्थिक महत्व निम्न लाभदायक क्रियाएं हो सकती हैं, भोजन वगैरह जो भोज्य पदार्थ हैं, प्रोटीन विटामिन वगैरह जिनमें पाए जाते हैं, उद्योग जैसे पनीर है, डबल रोटी है, अल्कोहल है, एंटीबायोटिक है, इन सब के निर्माण में होता है। सड़े गले जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, यानी खाद वगैरह बनाने में काम आता है। इनकी हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं, कुछ होते हैं जो खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। मनुष्य में दाद है, इस तरीके की दाद खुजली, ये सारे रोग हो जाते हैं इसी के चक्कर में। प्रियॉन्स और बायराइड है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रियॉन्स की खोज इन्होंने करी थी, और ये ऐसे कण होते हैं जो संक्रमण करने में सक्षम होते हैं, प्रियॉन्स कहलाते हैं। बायराइड्स हैं जिनमें कोई और एक्स्ट्रा संरचना नहीं पाई जाती, छोटे से आरएनए जीनोम के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत, मतलब कुल मिला के इस चैप्टर में जो भी चीजें, एक भी ऐसा क्वेश्चन जो इससे बन सकता था, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कोई किताब कोई मॉडल कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर इसके आप नोट्स बनाइए। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, पहला चैप्टर हम पूरा डिटेल में करा चुके हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं सर बहुत अच्छी बात है, तीसरा क्लास हम बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे। फिलहाल ये वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें विषाणु, जीवाणु, जगत, ये सारी चीजें मोस्ट वांटेड है, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगी इसकी पीडीएफ हम आपको अपलोड करके देंगे BDKN 11-12 टेलीग्राम पे सर, ठीक है। और बाकी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसके क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप चाहें तो BDKN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री वाला के कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। ये सारी सुविधा हमारी तरफ से फ्री है, इन्हें मन लगा के पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।